आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। एग्जाम के रिलेवेंट पढ़ो, इनरिलेवेंट नहीं, इसी मोटिव से आज का वीडियो चालू करते हैं। और आज के वीडियो में जो है वीकली करंट अफेयर्स होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ मे का। और इसमें जो है फर्स्ट से लेकर 8th में तक जो भी करंट अफेयर्स है कंपाइलेशन नेशनल अफेयर्स के, वो सारा कंप्लीट मिलने वाला है। इससे पहले हमने जो बैंकिंग अवेयरनेस वो खत्म कर दिया और इस वाले वीडियो में नेशनल अफेयर्स खत्म करेंगे और पहले जो है अप्रूवल्स के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो शॉर्ट होगा और कारण ये है कि हमने ऑलरेडी डेली ये सब चीज़ें पढ़ के रखी है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे और रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो पूरा का पूरा बनने वाला है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा जो वीकली रिवीजन है इस वाले वीडियो में मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर ने अप्रूव किया है कि अब जो अपकमिंग सेंसस होने वाला है वो कास्ट बेस्ड होगा। अभी कास्ट बेस्ड होगा अब, क्योंकि अभी डिफरेंट स्टेट्स ऑलरेडी कास्ट बेस्ड कर रहे थे, जैसे कि बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका, ये लैक कर रहे थे ट्रांसपेरेंसी, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने ऑफिशियली डिसाइड किया कि हम जो भी सेंसस होने वाला है वो कास्ट बेस्ड होगा। इसका मतलब ओबीसी, एसटी, एससी और फिर जनरल, ये सबका जो है अलग अलग से कास्ट निकाला जाएगा। ठीक है, कौन कितने हैं ये चीज़ें निकाली जाएगी। अगर सेंसस के बारे में बात करें तो सेंसस जो है यूनियन सब्जेक्ट के अंदर आती है। 3 सब्जेक्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो जो सेंसस है ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आती है या यूनियन सब्जेक्ट के अंतर्गत आती है, जो कि आर्टिकल 246 के अंतर्गत आती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव कर दिया है शुगर केन का प्राइस। ठीक है, तो शुगर केन का जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पे शुगर केन को एक फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है, जो कि एक तरह से मिनिमम प्राइस होता है जो कि फार्मर्स को पे करना पड़ता है। जो भी मिल्स होती है, जो फार्मर्स शुगर मिल्स होते हैं, उनको फार्मर्स को मिनिमम इतना तो पे करना ही है। और ये डिसाइड कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइड करता है। जो पहले जो प्राइस रखी गई थी, पिछले साल जो रखी गई थी वो 340 रुपये रखी गई थी पर क्विंटल, और इस बार जो रखी गई है वो 15 रुपये बढ़ाई गई है। मतलब अभी जो है 355 मतलब 355 पर क्विंटल करके जो है पैसे मिनिमम जो फार्मर्स है उनको देना ही पड़ेगा मिल को, ऐसा कुछ कहना गवर्नमेंट का। और ये चीज़ कहनी है FRP के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो है सेशन आपको याद रखना है कि सीजन जो रहने वाला है, ये जो प्राइस का ये रहने वाला है अक्टूबर 2025 से लेकर सितंबर 2026 तक। तो ये डेट भी आपको एग्जैक्ट याद रखते हुए चलनी है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो है ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया गया है। ये जो है 2 जगह को जोड़ेगा, एक मेघालय का एक जगह है और दूसरा परग्राम जो कि असम में है। ये 2 जगह को जोड़ने का काम करेगा। इसको जो है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे किया जाएगा। इसका मतलब PPP मॉडल पे इसको किया जाएगा। और इसको जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इसको PPP मॉडल को ही हाइब्रिड एन्युटी मॉडल बोला जाता है। अब PPP मॉडल का मतलब क्या हुआ? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत ही की जाएगी, जिसके अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट में टोटल 16680 किलोमीटर लंबा जो है हाईवे बनने वाला है, जिसमें आपको मिलेगा मेघालय में 144 किलोमीटर का हाईवे बनने वाला है और आसाम में जो है 22 किलोमीटर का हाईवे बनने वाला है। ये NH06 के अंतर्गत आएगी और टोटल कॉस्ट जो है इसके लिए लगने वाली है, कैबिनेट का कहना है कि 22,864 करोड़ रुपये लगेगा। 22,864 करोड़ रुपये लगने वाला है ये प्रो प्रोजेक्ट में, ये कहना है। नेक्स्ट चलते हैं, महाराष्ट्र जो कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट है, इन्होंने बोला है कि हम एक तरह से महाराष्ट्र शिप बिल्डिंग पॉलिसी ला रहे हैं। और महाराष्ट्र इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है जो कि ऐसी मरीन टाइम मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज लाने वाली स्टेट। ठीक है, और ये की इसके अंदर जा रही है, ये जो की जा रही है मरीन टाइम इंडिया विजन 2030, उसके साथ अमृत काल 2047 के अंतर्गत की जा रही है। ठीक है, और इसकी नोडल जो बॉडी है इसका नाम भी आपको याद रखना है, महाराष्ट्र मरीन टाइम बॉडी, इसका आपको एग्जैक्ट नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये छोटा सा न्यूज़ था और थोड़ा स्टेट वाइज में न्यूज़ आता है, तो ये थोड़ा लेसन बोर्ड में आता है और इसको स्किप तो नहीं कर सकते डेफिनेटली, क्योंकि ये इंडिया का पहला स्टेट है जिन्होंने बनाया है। इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में पहला स्टेट कौन सा, महाराष्ट्र है, आपको ज़्यादा ध्यान रखते हुए जाना है एग्जाम में। बाकी ये सारी चीज़ें तो आप PDF में, जो आपको PDF दिया गया आप वहाँ से पढ़ लोगे। ठीक है, और जो भी अभी नए स्टूडेंट अगर ज्वाइन हुए होंगे तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अभी लिंक दे के रखा होगा, आपको कहीं मिल जाएगा, वहाँ से कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, क्योंकि हम जो है यहाँ पे कंटेंट आपको माइंड मैपिंग फॉर्म में देते हैं। कुछ कंटेंट टेबुलर फॉर्म में होता है जो कि ईजी रहता है पढ़ने के लिए, और कुछ जो है कंटेंट माइंड मैपिंग फॉर्म में होता है इस तरह। ठीक है, और माइंड मैपिंग बनने से क्या फ़ायदा होता है कि रिवीजन करने के लिए लास्ट में हेल्प हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। और इसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं, ऐसा चीज़ नहीं मिलेगी जो कि आपको छोड़ने लायक रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी कंटेंट देखते रहना है तो सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी न्यूज़ उसको कवर करता है। तो इसके अंतर्गत पहले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एड्रेस किया है यूनिफाइड एकेडमिया इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर के तौर पे। ठीक है, वो इसको
YUGM बोला जा रहा है। तो ये एक तरह कॉन्फ्लिक्ट है जो कि विकसित भारत इनोवेशन कॉन्वेक्स जो था कॉन्क्लेव यहाँ पे जो है हो रहा था, ठीक है, और ये न्यू दिल्ली में हो रहा था। इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और फिर वाधवानी फाउंडेशन के द्वारा। ये दोनों कौन ऑर्गेनाइज करना है, इसको नाम है आपको याद रखना है। मोस्टली काम क्या रहता है इसका, UGM का इसका काम होता है R&D सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। R&D सेक्टर कैसे बढ़ाया जाए हमारे इंडिया में, उसको फोकस करते हुए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, कॉन्क्लेव जो है रखी गई थी। टोटल जो है कॉस्ट रखी गई है 1.25 लाख करोड़ रुपये फॉर 2023-24, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। और 2013-14 तक की बारे में बात करें तो उस समय जो है 60 करोड़ रुपये रखे गए। तो आप देख सकते हो कुछ इंक्रीमेंट अच्छा खासा ही हुआ है, कुछ डबल जो है इंक्रीमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ R&D इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक इवेंट हो रहा था जिसका नाम है एजिंग विद डिग्निटी इंसेंटिव फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ठीक है। जैसे नाम से पता लग रहा है ये जो है सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए जो है ये इवेंट हो रहा था। इसके अंतर्गत कुछ की इनिशिएटिव लिए गए हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हमें एग्जाम के लिए याद रखना है। क्या क्या की इनिशिएटिव लिए गए हैं, एक तो सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल बनाया गया जिसके अंतर्गत कोई भी सीनियर सिटीजन है वो अगर डिजिटली अगर हेल्प चाहते हैं, एल्डरली जो सिटीजन है अगर वो डिजिटली हेल्प चाहते हैं कि कैसे हम स्कीम्स को एक्सेस कर सकें, कैसे जो है हम हेल्थ केयर को एक्सेस कर सकें, तो ये सब चीज़ें जो है ये पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। कौन सा पोर्टल, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे जाके। इसके साथ ही जो है इनोग्रेट किया गया है 5 सीनियर सिटीजन हाउसेस, तो 5 सीनियर सिटीजन होम जो है बनाए गए हैं। अब सीनियर सिटीजन या तो जो एल्डर हो जाते हैं, तो माँ बाप जब एल्डर हो जाते हैं बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो खराब रहते हैं, वो अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं घर से, तो इसी के लिए जो है ये होम बनाया गया है 5 लोकेशंस पे। कौन कौन से, एक तवांग याद रखना है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, दूसरा आपको वोखा है शायद, ये नागालैंड में है, इधर बनाया गया है दूसरा हाउस। तीसरा हाउस आपको तमिलनाडु में याद रखना है वेल्लूर, उसके बाद आंध्र प्रदेश में याद रखना है, उसका उत्तराखंड में नैनीताल याद रखना है। तो टोटल 5 ये लोकेशन आपका एग्जैक्ट याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक तरह से डिवाइस एड्स एंड डिवाइस जो है डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई है अंडर दी राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत। अब राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत बात करें तो ये एक तरह का योजना चलाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत बोला जाता है कि जो भी एल्डर पीपल है उनको डिवाइसेस दिए जाएंगे, फिजिकल डिवाइसेस दिए जाएंगे। अब कोई सुन नहीं सकता तो उसको फिजिकल डिवाइस दे दिया सुनने का, हेयरिंग मशीन दे दी, कोई देख नहीं सकता उसको कुछ डिवाइस दे दिया। तो ऐसी चीज़ जो है अंडर आती है राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत। तो इस योजना के अंदर बोला गया है कि जो एड और डिवाइसेस दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूट हर एक जो सीनियर सिटीजन है उनको नहीं किया जाता, तो बिलो पॉवर्टी लाइन सीनियर सिटीजन है उनको ही किया जाता है। कौन इंप्लीमेंट करने वाला है, एक तरह की PSU कंपनी है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के। तो इसकी एक PSU के नाम के आपको याद रखना है लिमको, इसका फुल फॉर्म देखोगे तो आर्टिफिशियल लिम्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। ये जो है पूरा का पूरा ये जो एड्स और जो भी एड्स और फिर डिवाइसेस देने हैं ये देने का काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है निर्मला सीतारमण ताई की तरफ से, कि निर्मला सीतारमण ताई ने बोला है हम जो है इनोग्रेट करने वाले हैं कॉर्पोरेट भवन जो है आप देख सकते हो कि 7 फ्लोर लंबा ये बिल्डिंग है, जिसके अंतर्गत जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जितने भी ऑफिस हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसको कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, इसको जो है न्यू टाउन कोलकाता में जो इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसके अंतर्गत जितने भी ऑफिसेज हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती है, वो एक ही रूफ के अंतर्गत होने वाली है, मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर होने वाली है। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि 7th फ्लोर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 7th फ्लोर में जो है PM इंटर्नशिप स्कीम फर्टिलाइजेशन सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये 7th फ्लोर में बनाया जाएगा और इसको जो है कोलैबोरेट किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ, तब जाके ये बना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको पता होगा कि जो PM इंटर्नशिप स्कीम अभी लॉन्च किया था, इसके अंतर्गत कोई भी अगर यूथ है, अगर वो 21 से 24 साल के बीच में है, अगर उनका अगर इंटर्नशिप करना हो तो वो कर सकता है अंडर दिस स्कीम। तो इसी के लिए जो है जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो इस सेंटर में होने वाला है, इस फैसिलिटी सेंटर में होने वाला है, ठीक है। तो इस फैसिलिटी सेंटर की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 7 स्टोर बिल्डिंग है। इसके साथ आपको 13,239 स्क्वायर मीटर जो है आपको पूरा एरिया मिलने वाला बिल्डिंग है, और टोटल जो है कॉस्ट लगने वाला है 150 करोड़ के आसपास, ऐसा कुछ कहना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। तो ये बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें आप तो आपको मैंने 7th फ्लोर वाला बता दिया कि 7th फ्लोर में कौन सा चीज़
कौन सा जो है ऑफिस बनने वाला है, इसके साथ जो डिफरेंट ऑफिस बनने वाले कॉर्पोरेट भवन में, वो भी आपको याद रखना है। जैसे कि रीजनल डायरेक्टरेट बनने वाला है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज बनने वाली है, ऑफिशियल लिक्विडेटर बनने वाला है। तो ये सारी चीज़ आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और इधर आप देख सकते हो मैंने तो लेसन मोड में लिख के रखा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना बहुत मुश्किल है। इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए 7th फ्लोर है, पढ़ना जरूरी है बट क्वेश्चन पूछा जाना मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने जो है ग्रांट किया है इनकम टैक्स एक्सप्लिशन स्टेटस, मतलब इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है इसको। अब नेशनल गंगा ऑफ क्लीन मिशन जो है सपोर्ट करता है नमामि गंगा प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बोला जाता है कि जो गंगा है उसको साफ किया जाएगा। तो अब बोला जा रहा है कि जो भी ये प्रोग्राम में जो भी काम होंगे उसमें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है अंडर द सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखते हुए चलना है। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा वीडियो फास्ट चल रही है, कारण यही है कि ये रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी हमने जो है डेली में ये सब चीज़ें खत्म करके रखी है, डिटेल में सब कुछ चीज़ें पढ़ के रखी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया एक तरह से कमेटी, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जिसको लीड करेंगे जो नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम जो है अभी के टाइम पे CEO है। तो ये ही जो है इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो होने वाली है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है होने वाली है, इसको लीड करेंगे। ये क्या काम रहने वाला है इसका काम रहेगा कि जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है इसको डिज़ाइन करने का। अब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन ऐसा नहीं है, कुछ ज़्यादा ही पुराना जो है मिशन या तो स्कीम है। इसको अभी यूनियन बजट 2025-26 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि हम जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रो करेंगे और हमारी जो GDP है जो अभी करेंटली 16 to 17% है उसको जो है बढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ कहना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो इसके अंदर देख सकते हो कुछ 5 फोकस एरिया है, जैसे इजी ऑफ बिजनेस डूइंग हो जाएगी, उसके साथ जो फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाया जाएगा, उसके साथ जो है विब्रेंट MSME सेक्टर को बढ़ाया जाएगा, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट हो जाएंगी, उसके साथ सपोर्ट फॉर दी लार्ज इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाएगा, मतलब MSME जो भी बनेंगे वो लार्ज इंडस्ट्री को बाद में जाके सपोर्ट भी करेंगे, ऐसा कुछ फोकस है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ भी आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, इन्होंने डिटेल गाइडलाइन लॉन्च किया फॉर बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के लिए। अब बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के बारे में बात करें या तो मैं बोलूँ BRCs के बारे में बात करें, तो ये एक तरह से बायो पेस्टिसाइड और फिर बायो जो फर्टिलाइज़र है ये बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो केमिकल फ्री पेस्टिसाइड और फिर फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ किया जाएगा और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा अंडर दी नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। और नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात करें तो उसको 25 नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। ये एक तरह का सेंटर स्पॉन्सर सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब क्या कि इसमें सेंटर भी पैसा डालेगा और स्टेट भी पैसा डालेगा। काम क्या होने वाला है कि केमिकल यूजेस कम से कम हो और इसके लिए जो बजट रखी गई थी वो भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, वैसे पूछना बहुत मुश्किल है तब भी आप थोड़ा बहुत याद रख लेना कि 2025-26 तक जो है 2481 करोड़ रुपए जो है रखी गई थी, ठीक है, एज अ बजट, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना शेयर दे रहा था और स्टेट भी अपना शेयर दे रहा था 60-40 के रेशियो में, ठीक है। तो मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच में 60-40 का जो है रेशियो रहता है। अब हम कुछ की गाइडलाइन के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या की गाइडलाइन है BRCs के अंतर्गत। इसके अंतर्गत बोला गया है कि कोई भी अगर एंटरप्राइज है या तो कोई भी अगर अपना बिजनेस चालू करना चाहता है तो वो कर सकता है BRCs का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फॉलो कर रहा होगा तो, ठीक है। अब बात करते हैं अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्टिसाइड जो BRCs के अंदर आने वाली है, तो इसके ऊपर बहुत अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है। अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बढ़ रहे हैं, तो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हमें सामान भी तो चाहिए होगा, पेस्टिसाइड भी चाहिए होगा कीड़ों को मारने के लिए, फर्टिलाइजर भी तो चाहिए होगा विटामिन देने के लिए। तो उसी के लिए जो है अब एक तरह से बिजनेस बनाने की बात की है और उसी के लिए जो है एंटरप्राइज एलिजिबिलिटी कुछ रखी गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान देना है, ठीक है। क्या बोला गया है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल या तो कोई ग्रुप है जो कि चाहता है कि हम नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस करें तब वो BRCs बना सकती है। उसके साथ ही एक और चीज़ बोली गई कि मान लेते कि किसी जगह पे कोई भी इंडिविजुअल्स या तो जो ग्रुप है वो इंटरेस्टेड नहीं है BRCs के लिए, तो उस केस में क्या होगा कि नेशनल जो स्टेट फार्मिंग सेल है, हर एक स्टेट में अलग अलग एक फार्मिंग सेल होती है जो कि नॉर्मली जो भी फार्मिंग की चीज़ें होती है उसको लीड करती है, ठीक है। तो ये नॉमिनेट करेंगे कोई ना कोई फार्मर को कि वो अपना जो स्टार्ट करे अपना बिजनेस फ्रॉम दी नेक्स्ट क्रॉप साइकिल, जिसकी वजह से जो दूसरे फार्मर्स है वो भी मोटिवेट हो BRCs के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है कि इसमें बोला गया है कि आपको गाइडलाइन मिलेगा
कि ये जो है बायो इनपुट को ट्रेल किया जाएगा, मतलब लोकल जो सॉइल है उसको मैच किया जाएगा इनपुट के थ्रू, उसके बाद क्रॉप पैटर्न को देखा जाएगा और फार्मर की नीड को देखा जाएगा, उसके हिसाब से ये जो है बायो पेस्टिसाइड या तो बायो फर्टिलाइजर बनाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये अफोर्डेबल किया जाएगा। अब अफोर्डेबल क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये जो है एम कर रहा है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। स्मॉल फार्मर्स कौन होते हैं? जिनका 1 हेक्टर से कम लैंड होता है। मार्जिनल फार्मर जिसका 1 से 2 हेक्टर के बीच में लैंड होता है। तो ये दोनों को टारगेट करते हुए जो है BRC को बोला गया कि आपको जो प्राइस है वो कम से कम रखनी पड़ेगी, और जो भी रॉ मटेरियल है वो आपको लाइफ स्टॉक मैन्योर से जब आपको एक्सेस मिल जाएगा, उसके साथ जो प्लांट बायोमास है वहाँ से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें कि इसमें प्रॉफिटेबल एक मॉडल बनाया गया। ठीक है, ये प्रॉफिटेबल मॉडल है, ऐसा नहीं है कि अब एंटरप्राइज हो बिजनेस कर रहे हो लॉस होगा। तो बोला जा रहा है कि ये प्रॉफिटेबल मॉडल है जो कि रूरल एंटरप्राइज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसे जो गाइडलाइन दे दिया उसके साथ गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं कर रही। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको पैसे भी देंगे। कितना देंगे? 1 लाख रुपये पर BRC करके दिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी अगर BRC खोलना चाहता है तो खोल सकता है, उसके अंतर्गत 1 लाख रुपये दिए जाएंगे और उसको 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, कुछ 50,000 रुपये करके दिए जाएंगे। ठीक है, और बोला जा रहा है कि जो भी बनाया जाएगा सामान वो अफोर्डेबल होना चाहिए लेकिन फार्मर्स के लिए। और ये अलाइन भी है जो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ, और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड के साथ भी। ऑलरेडी हमने BRC के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि ये बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड के लिए जो है एक तरह से सेंट्रल हब बनाया जाएगा, और इसी के साथ जो है ये ट्रेनिंग और फिर नॉलेज शेयरिंग भी की जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से नॉलेज शेयरिंग और ट्रेनिंग के तौर पे भी काम करेगा। इसके साथ जो फार्मर्स है वो प्रिपेयर भी कर सकते हैं अपना जो भी नेचुरल इनपुट है उसको इफेक्टिवली। तो ये हेल्प करेगा कि जो भी नेचुरल इनपुट है उसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं फार्मर्स उसके लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको वापस से रिपीट नहीं करने वाला न्यूज़, ये रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, तो मैं आप सोच के बैठा हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई है, और नहीं भी पढ़ी होगी तब भी आप एक बार गो थ्रू करोगे, एक बार ये जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ लोगे और ऊपर से PDF में पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है अनरेवल किया है एक तरह से स्टैचू, उसके साथ जो है रीनेम भी किया एक रोड को। पहले तो हम स्टैचू के बारे में पढ़ते हैं, तो ये आपको स्टैचू मिलेगा बोडोफा उपेंद्र नाथ वर्मा। तो इनका जो है 9 फीट लंबा एक स्टैचू बनाया गया है, और ये स्टैचू कहाँ बनने वाला है? ये स्टैचू बनाया जाएगा साउथ दिल्ली जो नियर कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे। ये जो बोडोफा उपेंद्र नाथ बरुआ है, इनका भी 35 जो था वो डेथ एनिवर्सरी था मई के महीने में, उसी टाइम जो है इसको इनॉग्रेट किया, ये स्टैचू को इनॉग्रेट किया। इनके बारे में पढ़े, ये कौन है? बोडोफा उपेंद्र नाथ बरुआ, ये असम से आते हैं और ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था जो बोडोलैंड के पीपल्स हैं उनके लिए असम में। तो बोडोलैंड या तो जो बोडो पीपल है वो असम के एक ट्राइब है जो अपर असम में रहते हैं। ठीक है, तो उनकी जो राइट है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनका जो अपलिफ्टमेंट है, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से असम में बहुत जाने जाते हैं। और इनके ऊपर ये मूर्ति बनी है ऑन 35th डेथ एनिवर्सरी। इसके साथ ही एक लाला लाजपत राय रोड था, उसका नाम भी जो है इनके नाम पे ही रख दिया गया है, बोडोफा उपेंद्र नाथ बर्मा मार्ग। तो ये भी आपको याद रखना है कि इनके नाम पे एक रास्ता भी बनाया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, मनोहर देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आती है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है योगा महोत्सव। अब योगा महोत्सव के बारे में बात करें तो अभी जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होने वाला 21 जून 2025 का, तो उसका जो है बोला जा रहा है ये 50वीं काउंटडाउन है। इसको कहाँ पे बनाया जा रहा है? नासिक महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। इससे पहले आप देख सकते हो जब 75 काउंटडाउन था जो 7 अप्रैल 2025 को था, उस समय वो उड़ीसा भुवनेश्वर में जो है बनाया गया था। उसका जब 100 दिन का जो काउंटडाउन था, तो उस केस में जो है देखोगे आप 15 मार्च 2025 में न्यू दिल्ली में जो विज्ञान भवन है इधर बनाया गया था। तो अब जो है इधर ऐड हो गया 50 डे का जो है काउंटडाउन, उसका 25 डे का भी काउंटडाउन ऐड होगा, और जो भी काउंटडाउन है वो सारा का सारा एक बार में ही पढ़ लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो फिर मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन बन सकता है कि 50 डे काउंटडाउन कहाँ पे हुआ था, 100 डे काउंटडाउन कहाँ पे हुआ था, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है 34 सुपर कंप्यूटर जो है नेशनल में डिप्लॉय किए गए हैं। ये नेशनल कंप्यूटर जो भी है, सुपर कंप्यूटर जो भी है, ये IISc बेंगलोर, IIT, CDAC यहाँ पे जो है भी है। इधर जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट यहाँ पे तो रखी गई हैं, उसके साथ जो है Tier 2 और Tier 3 सिटी है, यहाँ पे भी जो है रखा गया है ये सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर काम क्या होता है? मोस्टली जो है रिसर्चेस
के लिए हेल्प करता है। और ये जो 34 सुपर कंप्यूटर है ये स्मॉल सिटीज़ में रिसर्च करने के लिए हेल्प किया जाएगा। ठीक है, अब मैं जो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है इसके बारे में बात करें, 2015 में लॉन्च किया था और इसका मोस्टली काम था कि हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है रंजन सिंह की तरफ से कि इन्होंने जो है चेयर किया है कोस्टल स्टेट फिशरी मीट 2025 का, और ये मुंबई में हो रहा था। और इधर कुछ इनिशिएटिव लिए गए जैसे कि जो फिशरी प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है अंडर दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके अंतर्गत टोटल जो कॉस्ट लगने वाला है 255.30 मतलब 255.30 करोड़ रुपए का जो है ये टोटल प्रोजेक्ट होने वाला है फिशरी का। इसके साथ ही जो है बोला गया है कि अभी जैसे नॉर्मल इंसान का सेंसस होने वाला है वैसे जो है अभी 5th मरीन फिशरी सेंसस भी होने वाला है इस इवेंट में बोला गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक गाइडलाइन भी रखी गई है फॉर टर्टल एक्सक्लूड डिवाइस, और उसके साथ SOP भी लॉन्च किया गया है फॉर द वेसल कम्युनिकेशन और सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी है कि इसमें टेबलेट मतलब टैब भी जो है दिए गए हैं अंडर दी वैष्णव ऐप के अंतर्गत, और फर्स्ट एक्वा इंश्योरेंस ऑर्डर भी लॉन्च किया है। अब एक्वा इंश्योरेंस ऑर्डर के अंतर्गत एक तरह से इंश्योरेंस देने का काम करने वाली है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सबको ध्यान देनी है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कोच्चिकोडे सिटी जो कि केरला में है, ये मेंबर बने हैं WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के। किसके मेंबर बने हैं? WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के जो है ये मेंबर बने हैं। इनको जो है रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ सेकेंड सिटी ऑफ केरला। इससे पहले जो है कोची 2024 को जो है रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए WHO एज सिटी फ्रेंडली कम्युनिटी के तौर पे। अभी सिटी फ्रेंडली कम्युनिटी के बारे में बात करें तो ये होता क्या है, जैसे हमने अभी बात की सीनियर सिटीजन के ऊपर, हमने एक बात की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन के लिए सब काम किया, ऊपर अपने बात की, एक पोर्टल खोला गया है, फिर उनके घर बनाए गए हैं। ठीक है, तो वैसे ये जो WHO है ये भी एक तरह से जो भी सीनियर सिटीजन सिटीज़ रहती है उसको जो है मेंबर बनाया जाता है WHO ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ के लिए। और इसमें जो है कोच्चिकोडे जो है केरला में ये आए हैं। और बात करें कि क्या फ़ायदा होने वाला है इनका मेंबरशिप लेने के बाद। अब ये मेंबर बनने के बाद इनको एक तो ग्लोबल का जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसका एक्सेस रहने वाला है, उनके साथ जो कैसे जो है सिटी को और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा करना है उसके ऊपर जो है गाइडलाइन भी देने का काम रहेगा WHO का। क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से कोच्चिकोडे जो केरला है इनको ये मेंबर बनाया गया है। पहला बताया जा रहा है कि इन्होंने डे केयर सेंटर खोला था जिसकी वजह से इनको बनाया जा रहा है। उसके साथ ही जो कम्युनिटी स्पेस है सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है, और सीनियर सिटीजन सेमिनार और सपोर्ट भी किया जाता है केरला के जो कोच्चिकोडे हैं इनके द्वारा, जिसकी वजह से इनको जो है रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ मेंबर ऑफ WHO ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटी के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, छोटा न्यूज़ लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप किसी दूसरे से पढ़ के देखो तो समझ आएगा कितना मतलब बड़ा लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ से तो आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन अब दूसरे के जो भी टीचर से पढ़ रहे हो, वैसे तो इतना फेमस हूँ नहीं मैं अभी, बट जिससे भी पढ़ रहे हो आप, या तो आप कोई भी PDF से पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कंटेंट कितना बड़ा रहता है। तो इसके लिए ज़्यादा मतलब कंटेंट छोटा देख के मैं सोचना कि न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यही मेरा बोलने का मतलब है। नेक्स्ट फर्स्ट इन न्यूज़। जितनी फर्स्ट इन न्यूज़ है उसको हम खत्म करते हैं एक ही बार में। ठीक है, तो जितनी फर्स्ट इन न्यूज़ है आपको इधर ही मिल जाना है इसका टेबल। तो पहला आपको मिलेगा इंडिया का पहला AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया गया है बाय द गोल्ड सिकप लिमिटेड, जो कि हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड है। अब जैसे नाम से पता लग रहा है ये एक तरह का ATM है जहाँ पे गोल्ड को मेल्ट किया जाएगा। ATM मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो ATM में जो गोल्ड है उसको मेल्ट किया जाएगा, और ये इंडिया का पहला रियल टाइम ATM जो है रहने वाला। ठीक है, मेल्टिंग ATM रहने वाला। अगर बात करें तो गोल्ड सिका एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया का पहला रियल टाइम ATM भी बनाया था 2022 में। और अगर वर्ल्ड का पहला गोल्ड ATM के बारे में बात करें तो वो आपको चाइना मिलने वाली है। ठीक है, और ये रियल टाइम गोल्ड ATM ये कुछ अलग था, और जो चाइना ने लॉन्च किया वो अलग है, वो पूरा का पूरा पैसा जो है निकालता है। ये सिर्फ गोल्ड ATM था जो 2022 में जो इन्होंने बनाया था, ये सिर्फ एक तरह से गोल्ड ATM था, गोल्ड जमा करने का समथिंग। और अभी जो बना है चाइना ने, जो वर्ल्ड का पहला जो गोल्ड ATM बनाया गया है उसके अंतर्गत चाइना जो है कैश जो है प्रोवाइड करता है, जो सेम चीज़ ये भी करता है, जो सेम चीज़ ये भी करने वाला है लेकिन मेल्ट करके करेगा। ठीक है, मेल्टिंग करके जो है गोल्ड की जो है करने वाला है, गोल्ड के बदले जो है पैसे देने वाला ये ATM। ठीक है, वो डायलॉग सुना होगा, आलू डालो, वहाँ एक साइड से आलू डालो एक साइड से सोना निकलेगा। तो ये है कि एक साइड से सोना डालो और एक साइड से जो है पैसा निकलेगा, ये मोटिव है गोल्ड सिका का।
तो इसके अंतर्गत गोल्ड को मेल्ट किया जाएगा, उसके साथ जो है एटीएम की फैसिलिटी भी रहने वाली है, ठीक है। तो गोल्ड को मेल्ट किया जाएगा, तो इसके बाद जो है बंदा उसको बाई कर सकता है गोल्ड को इस एटीएम में, सेल कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, लीज कर सकता है, डिजिटलाइज कर सकता है और इवन मोनेटाइज भी कर सकता है गोल्ड को, ठीक है। और ये एटीएम है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, जैसे कि आप नॉर्मल पैसे निकालते हो एटीएम में वैसे ही रहने वाला है, बट इधर पैसे नहीं बल्कि गोल्ड को जो है मेल्ट किया जाएगा। क्या प्रोसेस रहने वाला है, पहले तो जो गोल्ड है वो डिपॉजिट होगा मशीन में, उसके बाद मशीन उसको मेल्ट करेगा, जो गोल्ड है उसको मेल्ट किया जाएगा, उसके बाद उसकी प्योरिटी चेक की जाएगी। अब क्या पता कोई चोर चक्का वाला बंदा हो, वो गोल्ड तो डाल देगा लेकिन उसकी प्योर ही ना हो गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड की उसका प्योरिटी चेक की जाएगी कि 20 कैरेट का है कि नहीं, 18 कैरेट का, 19 कैरेट, जो भी कैरेट रहता है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद जो है जो उसकी रियल टाइम वैल्यू है वो जो है दिखाई जाएगी एटीएम में। अगर वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई ये वाला जो इतना पैसा दिखाया जा रहा है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तब उसको जो है कैश नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना, ये एटीएम उस पर्सन को जो है कैश नहीं देगा बल्कि उसके बैंक अकाउंट में 30 मिनट के अंतर्गत भेज देगा, ठीक है। जो एक्सेप्ट करेगा उसके 30 मिनट के अंतर्गत एटीएम से जो है उसके बैंक अकाउंट में जो है पैसे डिलीवर हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो जो पर्सन है वो पैसे निकाल सकता है, ठीक है, कैश के फॉर्म में, या जो भी करना चाहे वो कर सकता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है, ये एटीएम की एक खास बात है कि एटीएम जो है ना आपका फ़ोटो कैप्चर करेगा। अगर कोई पर्सन अगर जाता है गोल्ड जमा करने तो उसका जो है फ़ोटो कैप्चर होगा, उसके साथ ही जो है आधार वेरिफिकेशन होगा, तब जो है ये एटीएम चालू होगा। कारण क्या है, क्या पता कोई चोर चक्का हो जो कि गोल्ड लेके आया हो जमा करने, तो वो सब के लिए किया जाएगा कि वो उसको बाद में कैच किया जाए और उसको बाद में क्राइम के लिए जो है रखा जाए, ठीक है। अगर क्राइम के तौर पे जो है उसको देखा जाए। अगर बात करें क्राइम की तो बोला गया कि अगर मान लेते कि अगर एटीएम को लग रहा होगा कि अब गोल्ड में भी देखोगे तो गोल्ड जो महंगे गोल्ड होते हैं तो वहाँ पे नंबर्स लिखे रहते हैं, तो अगर मान लेते कि किसी चोरी से जो है गोल्ड लाया गया हो तो उस केस में चोर का जो है ना गोल्ड वो जमा हो जाएगा एटीएम में और वो पुलिस को जो है अलर्ट भी भेज देगा, ठीक है। तो अगर चोर ने अगर ये न्यूज़ नहीं पढ़ी ना हमसे या कहीं से, तो वो तो भाई पूरा का पूरा फंस जाएगा ये गोल्ड एटीएम में, ठीक है। तो इसी के लिए जो है बोला गया है कि अगर कोई क्रिमिनल हो, अगर वो क्राइम करके अगर गोल्ड चोरी करके या कुछ करके जो है क्या होगा तो उसका कोड रहेगा, तो कोड के बेस पे उसका जो भी गोल्ड है उसको होल्ड किया जाएगा और पुलिस को भी अलर्ट किया जाएगा कि ये जो है चोरी का गोल्ड है। तो ये जो है गोल्ड सिक्का ने लॉन्च किया इंडिया का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क बनाया गया जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बनाया है। अब डेटा सेंटर क्या रहता है, डेटा सेंटर के अंतर्गत आपका जो भी इंटरनेट का डेटा है वो स्टोर होता है, तो ये AI बेस्ड डेटा सेंटर जो है इंडिया का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बनाया है और इसको भी जो नया रायपुर छत्तीसगढ़ है यहाँ पे बनाया गया है। कौन बनाएगा, इसको बनाएगा रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड जो कि इंदौर मध्य प्रदेश बेस्ड है। तो ये इसका जो है बनाने का काम होने वाला है। टोटल बोला जा रहा है कि 13.5 एकड़ की जो ज़मीन है यहाँ पे बनाई जाएगी और टोटल जो है खर्चा 2000 करोड़ रुपये तक होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और उसके साथ ही जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो भी आपको मिलेगा 2.7 हेक्टर। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या रहता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर AI सर्विस बोला गया, तो इसके अंतर्गत जो टैक्स होते हैं या तो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं गवर्नमेंट के, वो थोड़े अलग रहते हैं, नॉर्मल रूल्स और रेगुलेशन से वो अलग रहते हैं। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ये आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला क्रिएटर लैंड सिटी बनाया है जो कि एक तरह से एंटरटेनमेंट सिटी है, जिसके अंतर्गत जो भी क्रिएटर्स हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स, जैसे कि मान लेते हैं कोई क्रिएटर जो गेमिंग जोन में काम करना चाहता है, कोई क्रिएटर जो सिनेमा में काम करना चाहता है, कोई क्रिएटर जो है अपना वर्चुअल स्टूडियो खोलना चाहता है, तो वो सब चीज़ें जो है क्रिएटर लैंड में कर सकते हैं। जैसे नाम से पता लग रहा है क्रिएटर लैंड है, तो क्रिएटिविटी जो भी चीज़ें हैं उसके लिए जो है ये बनाया गया है बाय दी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। और इसको जो है अमरावती, जो आंध्र प्रदेश कैपिटल है, वहाँ पे बनाया जाएगा। किसने बनाया है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट तो रहने ही वाली है, उसके साथ जो क्रिएटिव लैंड एशिया लिमिटेड है जो मुंबई बेस्ड है, ये मिलके बनाने वाले हैं। और अभी एक इवेंट हो रहा था वर्ल्ड ऑडियो वर्चुअल एंड इवेंट समिट 2025 का, इसको वेव्स 2025 का इवेंट भी बोला जा रहा है। यहाँ पे जो है ये अनाउंसमेंट की गई है। कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, बोला जा रहा है कि 8000 से लेकर 10,000 रुपये तक जो है, 10,000 रुपये नहीं सॉरी करोड़ रुपये तक जो है खर्च होने वाला है ओवर दी 5 ईयर, ठीक है। और टोटल बोला जा रहा है कि 10,000 यूथ को भी ट्रेन किया जाएगा अंडर क्रिएटर एकेडमी के अंतर्गत, ठीक है। तो एक तरह का स्किल ट्रेनिंग एकेडमी है और इसके अंदर तो कोई पर्सन अगर स्टोरी टेलिंग, VFX, AI गेमिंग उसके साथ सिनेमा ये सारा सीखना चाहे तो वो सब भी सीख सकते हैं क्रिएटर लैंड एकेडमी में। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है इंडिया का पहला AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम बनाया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। क्या होगा इसके अंतर्गत, बताया जा रहा है कि इमेज सैटेलाइट इमेजिंग होगी, AI एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और ग्राउंड फीडबैक इंटीग्रेशन के थ्रू
अगर मान लेते हैं कि कहीं पे ट्री फॉल हो गया फॉरेस्ट में तो वो पता लगा पाएंगे, कहीं अगर एनक्रोचमेंट हो गई तो वो पता लगा पाएंगे, कहीं अगर क्रॉप शोइंग हो गई मतलब क्रॉप को उगाया जा रहा होगा वो पता लगा सकता है, कंस्ट्रक्शन हो गई कहीं पे वो पता लगा सकता है, लैंड यूज चेंज ये सब पता लगा सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि ये जो है 10 बाई 10 मीटर जो है पता लगा सकता है, मतलब देख सकते हो कि 100 मीटर स्क्वायर तक जो है पता लगा सकता है, एक रूम के हिसाब से जो है पता लगा सकता है। 10 बाई 10 का रूम होता है तो उतने एरिया में अगर कुछ भी चेंज हुआ होगा तो ये जो इंडिया का पहला AI बेस्ड फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम है ये पता लगा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट होगी, मान लेते कहीं आग लग गई तो अलर्ट कर देगा, कहीं ट्री फॉल हो गई वो तो इतना बड़ा बात नहीं है। ठीक है, आग लग गई तो बता देगा, अलर्ट कर देगा। उसके साथ एनक्रोचमेंट होगी तो बता देगा, उसके साथ कंस्ट्रक्शन कुछ अगर नई कंस्ट्रक्शन बिल्ड हो रही हो फॉरेस्ट के अंदर तो उसको बता देगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो गार्ड होते हैं जो घूमते रहना पड़ता है फॉरेस्ट में कंटिन्यूसली, उनके ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उनको ऑन साइट वेरिफिकेशन जो करना पड़ता था बार बार फॉरेस्ट में जाके वो कम करना पड़ेगा अब ये सिस्टम आने के बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में। ठीक, मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इंडिया का फर्स्ट जीन्स थेरेपी ट्रायल जो है निकाला गया है फॉर दी होम्योपीलिया। तो ये बात करें तो ये एक तरह से ब्लड कोटिंग डिसऑर्डर है, इसको ठीक करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के मिनिस्टर्स हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने कुछ चीज़ें की हैं। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर इसको स्किप करना चाहो, स्किप तो करना नहीं होता सर कुछ भी न्यूज़, बट करना चाहो तो ये एक न्यूज़ है, इसको आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये एक तो साइंस एंड टेक की तरफ से और इतना तो कुछ है नहीं डिटेल। पहली चीज़ तो इसमें याद रखना है कि जो बीमारी है इसमें जो ब्लड है वो कोटिंग हो जाता है, मतलब ब्लड जो है वो रुक जाता है। कारण क्या है, जेनेटिक की वजह से ये चीज़ होती है, जेनेटिकली चलती आती है। और इसको रोकने के लिए मॉडिफाइड ट्रांसपेरेंट ब्लैक निकाला गया है, और ब्लैक नहीं सॉरी ये मॉडिफाइड ट्रांसप्लांट किया जाए जिसके अंदर फैक्टर 8 को रोका जाएगा। फैक्टर 8 की वजह से जो है ये चीज़ें होती है, जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है वो फैक्टर 8 की वजह से हो जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये ट्रायल जो है अभी किया गया है बाय BRIS इन स्टेम, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक मान सकते हो रिसर्च सेंटर है, और दूसरा जो है क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज जो वेल्लूर तमिलनाडु में इन्होंने मिलकर ये ट्रायल किया है। ठीक है, तो इंडिया का पहला ट्रायल है जो कि ब्लड कोटिंग को रोकने के लिए किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन बनाया गया है जिसका नाम इन्होंने बापूजी वनम रखा गया है, और ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने बनाया है और इसको इनॉग्रेट किया गया था बाई गवर्नर ऑफ तेलंगाना। ये भी सबको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। कहाँ पे बनाया गया है, तेलंगाना में हैदराबाद लोकेशन है यहाँ पे बनाया गया है। और अभी 125th एनिवर्सरी था भुजिया बापूजी का, उन्होंने उनके ऊपर जो है वर्ल्ड का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन बनाया। किसके साथ मिलकर बनाया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर बनाया, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है ये एक तरह से नीम, रेड, संतूर वुड, तुलसी, फिर आलमंड, जो मतलब मोस्टली मान सकते हो कि आयुर्वेदा के तौर पे जो है इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें योगा भी होने वाला है इस पार्क में। बाकी यहाँ पे एक बुक भी लॉन्च किया गया, जो भी ये इवेंट होता था यहाँ पे एक बुक भी लॉन्च किया गया इस पार्क के दौरान ही। और ये याद रखना आपको, एक देव दाजी ने ये बुक लिखी है, होली तीर्थांकर, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और दूसरा अ सिम्फोनी ऑफ लव जो है लिखा गया है, ये भी चीज़ ध्यान देनी है। तो 2 बुक के जो नाम है ये भी आपको थोड़ा बहुत याद रख लेना है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि फर्स्ट न्यूज़ के अंदर आता है कि जो गाजियाबाद नगर निगम है जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये इंडिया का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड प्रोड्यूस करने वाली सिटी या तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन चुकी है। ठीक है, टोटल जो है बताया जा रहा है 150 करोड़ रुपए जो है ये राइज करने वाले हैं पैसे, और ये किए जाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ 40 मिलियन लीटर पर डे के हिसाब से एक स्वेरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने वाला है। टर्शरी स्वेरेज ट्रीटमेंट प्लांट गाजियाबाद में जो इंदिरापुरम है यहाँ पे बनेगा, जिसकी वजह से 150 करोड़ रुपये राइज करने वाले हैं। ठीक है, और बात करें कि कोई भी पर्सन अगर इस बॉन्ड को खरीदता है, अब 150 करोड़ तो एक बंदा नहीं खरीदेगा ना, बहुत सारे बंदे जो है मिलके खरीदेंगे। तो जो भी बंदे ये 150 रुपये में इन्वेस्ट करेंगे, 150 करोड़ रुपये का जो ये इंडिया का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। कैसे, उनको 8.1% पर एनम करके जो है इंटरेस्ट मिलेगा इस बॉन्ड में। और इस बॉन्ड के बारे में बात करें तो ये बॉन्ड जो है लिस्ट होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉन्ड प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉन्ड प्लेटफॉर्म पे इसको लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, 2 तरह की लिस्टिंग होती है बॉन्ड का जो भी रहता है, एक तो नॉर्मल जो बॉन्ड का जो लिस्टिंग होती है उसके अंतर्गत कोई भी पर्सन जो है वो खरीद सकता है बैंक में जाके, और दूसरा जो है ऐसे जो सिक्योरिटी मार्केट्स रहती है, जो एक्सचेंजेस रहती है, वहाँ पे जो है इन्वेस्ट करते हैं NSE BSE में।
तो इसमें आपको रखना है कि BSC बॉन्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लिस्ट किया गया है और ये जो है सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश का जो ये कंस्ट्रक्शन का जो प्लान है इसको, ठीक है। अब ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात करें तो ग्रीन बॉन्ड के अंतर्गत एक तरह से फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है भाई सिटी और फिर जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके द्वारा फाइनेंस करने के लिए प्रोजेक्ट्स को विद इन्वायरमेंटल बेनिफिट, ठीक है। तो ये ग्रीन बॉन्ड का ये आपको जो भी डेफिनेशन है यहाँ पे मिल जाएगा। मोस्टली यही रहता है कि जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो है पैसा लगाने का काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूज़ के बारे में बढ़े तो मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान दोनों ने मिलकर लॉन्च किया इंडिया का पहला इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर। अब ये क्या है, एक तरह का कॉरिडोर है, आप देख सकते हो इमेज में, एक तरह कॉरिडोर है जो कि लिंक कर रहा है राजस्थान को मध्य प्रदेश से। और ये क्या रहेगा, ये कॉरिडोर बनने के बाद चीता जो है मध्य प्रदेश से जो है राजस्थान तक जा सकता है और राजस्थान से मध्य प्रदेश तक आ सकता है। और इसमें जो है टोटल बोला जा रहा है 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये टोटल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर स्टैब्लिश करने वाले हैं। और इसमें आपको जो मध्य प्रदेश से मिलेगा वो 10,500 स्क्वायर किलोमीटर मिलने वाला है और राजस्थान में जो है 6,500 स्क्वायर किलोमीटर मिलने वाला है, जिसकी वजह से जो टाइगर है वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 पार्क्स हैं। 2 पार्क कौन कौन से, एक कुनू नेशनल पार्क और एक आपको मिलेगा गांधी सागर सेंचुरी। यहाँ ये 2 लोकेशन को लिंक करते हुए जो तीसरा आपको मिलेगा लोकेशन वो मिलेगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है। तो टोटल आप देख सकते हो कि टोटल 3 लोकेशन को जो है लिंक करके, थोड़ा मैं इधर इसको चेंज कर लेता हूँ कलर, आप मान सकते हो कुनू नेशनल पार्क इधर है, उसके बाद गांधी सागर इधर है, उसके बाद एक और लोकेशन मान लेते हैं राजस्थान में जो कि मुकुंदरा हिल्स। तो ये तीनों लोकेशन को ज्वाइन करते हुए जो है ये कॉरिडोर बनाया गया, जिसके से जो भी टाइगर है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली घूम पाए। टोटल बोला जा रहा है 27 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, उसमें से 13 जो है राजस्थान में रहेंगे और 12 जो है मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, ठीक है। और बात करें कि पहली बार जो है टाइगर को इंट्रोड्यूस किया था वो कुनू नेशनल पार्क में किया था और अब जो है इसको टाइगर को जो भी टाइगर के जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में बढ़ाने के लिए जो है ये से कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो ले रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है इंडिया का पहला जीनोम एडिटेड राइस बनाया गया है। अभी जीनोम एडिटेड और जीनोम मॉडिफाइड 2 तरह के मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है। तो जीनोम मॉडिफाइड जो रहता है उसके अंतर्गत उधर फॉरेन जो है DNA ऐड किया जाता है। अब कोई एक राइस है उसके साथ दूसरा बासमती चावल के साथ मान लेते हैं आइजून मिक्स कर दिया, वैसे कुछ जो है फॉरेन एंटिटी ऐड करके बनाया जाता है, तब उसको GM बोला जाता है, मतलब जीनोम मॉडिफाइड। अब जीनोम एडिटेड में क्या होता है, उसमें फॉरेन जो DNA है उसको यूज नहीं किया जाता। अगर बासमती चावल है तो बासमती चावल में कुछ ना कुछ चेंज करके जो है चेंजेस किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो कैपेबल बन पाए जो अभी वेदर चेंज है उसके लिए, या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना जो उत्पाद है वो बढ़ा पाए, ठीक है। तो उसको बोलाता है जीनोम एडिटेड। तो ये इंडिया का पहला 2 तरह के जीनोम वेराइटीज़ के जो है राइस बनाए गए हैं। पहला तो आपको याद रखना है धन 100 कमला और उसके बाद याद रखना है पूषा DST राइस 1। तो ये 2 तरह के जो है राइस बनाए जा रहे हैं और इसको जो है डेवलप किया गया है बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। और अभी इसके बारे में अभी न्यू दिल्ली में जो है ये बताया गया, ठीक है। इसके साथ ही आपको एक चीज़ याद रखनी है कि -5+100 फॉर्मूला भी लॉन्च किया गया है बाय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इसके अंदर बोला जाता है कि अगर 50 मिलियन हेक्टर अगर हम लैंड कम करेंगे तो उसके बाद जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो 10 मिलियन टन ज़्यादा होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला के अंतर्गत अगर हम मान लेते हैं कि 5 मिलियन हेक्टेयर टन अगर हम कम फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें क्रॉप्स ऐसे यूज़ करने हैं जो कि 5 मिलियन हेक्टेयर कम करने के बाद भी जो है ग्रोथ उस क्रॉप का जो होने वाला है या तो उत्पाई जो होने वाली है वो होने वाली है 10 मिलियन टन तक। तो ये बताया जाता है -5+10 फॉर्मूला के अंतर्गत और इसके बारे में शिवराज सिंह चौहान ने बताया था अभी रिसेंटली। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपको मिलेगा सेलिब्रेशन के ऊपर। तो ये आ रहा है अभी 69 जो ED है एनफोर्समेंट फाउंडेशन डे पे जो है बनाया जा रहा था। इसके बारे में पंकज चौहान जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस के हैं इन्होंने बताया था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत एक रिपोर्ट भी लॉन्च की गई थी जिसके अंतर्गत बोला गया था कि ED को कैसे जो है फाइट करनी चाहिए
करप्शन ये सब के लिए, तो उसके लिए जो है एक रिपोर्ट भी लॉन्च किया जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इधर एक अवार्ड दिया गया था, इस पर्सन का नाम है ना अभिषेक गोयल, अभिषेक गोयल को अवार्ड दिया गया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये इनको जो रिसीव किया था प्रेसिडेंट मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, इसके लिए दिया गया था। और टोटल बहुत सबको अवार्ड दिया गया था, 23 ऑफिसर्स और जनरल यूनिट्स को भी अवार्ड दिया गया था, बट अभिषेक गोयल का नाम आपको स्पेशली याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अदर्स न्यूज़ के ऊपर बढ़े, तो ये न्यूज़ आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव कर दिया है नया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये क्या काम करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये दिख रहा होगा ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, वो फुल फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करें तो ये फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो है सर्टिफिकेट देने का काम करता है। एक तरह का एक प्रॉपर एक डिग्री रहता है जहाँ पे आप इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर जो है फॉरेन ट्रेड या तो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर जो है आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा, लेकिन अभी इसका एक ऑफ कैंपस बनाया गया है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। गिफ्ट सिटी गांधीनगर में पता हुआ एक जगह है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जहाँ पे बैठती है, कुछ 850 एकड़ की पूरी ज़मीन है, तो वहाँ पे एक ऑफ कैंपस बनाया जा रहा है। अब ये बनाया जा रहा है गिफ्ट सिटी टावर 2 16 और 17 फ्लोर में, ठीक है। एक ऑफ कैंपस जो है सेंटर बनाया जा रहा है, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक तरह से सेंटर बनाया जा रहा है। और ये सेंटर जो है बनाया जा रहा है अंडर दी यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2023 के अंतर्गत, ठीक है। और इसके साथ ही जो है ये अलाइन भी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के भी। और याद रखना है कि अभी इन्होंने 2025 जो जनवरी का महीना था वहाँ पे जो है लेटर ऑफ इंटेंट डाला था कि हमें जो एक तरह सेंटर खोलना है गिफ्ट सिटी में, और अब इनका ये अप्रूवल हो गया। क्या क्या ऑफर करने वाले हैं? ये एक तरह से MBA ऑफर करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस में, उसके साथ ही ये जो है एक तरह से शॉर्ट टर्म कोर्स भी प्रोवाइड करेंगे और रिसर्च भी प्रोवाइड करेंगे जो इंटरनेशनल ट्रेड है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी बात करें गिफ्ट सिटी, ये सब के फुल फॉर्म जो है आपको एक साइड पे यहाँ पे मिल जाएंगे PDF में। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ता है, तो नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी, इन्होंने डॉक्टर संजय जायसवाल को जो है अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ कैबिनेट, चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन एस्टीमेट के लिए। तो इसके अंदर टोटल 30 मेंबर होते हैं जो कि सारे के सारे लोकसभा से आते हैं। इनका टर्नओवर 1 मई 2025 से स्टार्ट होगा और इनका टर्नओवर 1 साल चलने वाला है, मतलब अप्रैल 30 2026 तक इनका टर्नओवर चलेगा। जो कमिटी ऑन एस्टीमेट होता है, इनका काम होता है कि बजट को जो है एस्टीमेट करने का। एक और अपॉइंटमेंट जो मिनिस्टर जो लोकसभा स्पीकर है इन्होंने अपॉइंट किया है, और या तो रीअपॉइंट किया है पांडा जी को। तो जय पांडा जो कि BJP के MP हैं, वो उड़ीसा से आते हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑन कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इनका भी टर्नओवर 1 मई 2025 से लेके 30 अप्रैल 2026 तक 1 साल का टर्नओवर रहने वाला है। और अगर बात करें कि ये जो कमिटी है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, ये PSU को जो है देखते हुए काम करती है, ठीक है। जितने भी इंडिया में PSUs हैं उनको देखते हुए काम करती है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो ये हॉल का ध्रुव एयरक्राफ्ट है या तो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ध्रुव हेलीकॉप्टर जो था वो हॉल ने ऑलरेडी इसको इंडस्ट्रियली बनाया हुआ है, बट इसको रोक दिया गया था, इसमें इसको जो है यूज़ करने के लिए रोक दिया गया था। क्यों? कारण क्या था इसका? क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे। एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था 5 जनवरी 2025 में, जिसमें अंदर का टोटल 3 इंडियन कोस्ट गार्ड के पर्सनल्स मारे गए थे, और ये एक्सीडेंट गुजरात जो पोरबंदर है यहाँ पे हुआ था। और इसकी वजह से एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी, और ये कमेटी ने बोल दिया कि हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हेलीकॉप्टर पूरा का पूरा ठीक है। उसके बाद इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को फाइनली अप्रूव मिल गया है कि आप ये हेलीकॉप्टर यूज़ कर सकते हो। इस हेलीकॉप्टर के बारे में बात करें तो ये एक तरह से ट्विंच इंजन 5.5 टन हेलीकॉप्टर है, जिसको हॉल ने इंडिजिनियसली बनाया था। टोटल 340 ऐसे मैन्युफैक्चर किए गए हैं जो कि सिविल और फिर इवन डिफेंस को जो है दिए गए हैं। सिविल मतलब सिविल सेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, इवन डिफेंस भी यूज़ कर सकते हैं। डिफेंस जब यूज़ करते हैं इसमें वेपन लगा के जो है इस हेलीकॉप्टर को यूज़ करती है। सिविल वाला जब यूज़ करते हैं तो विदाउट वेपन यूज़ करते हैं, क्योंकि सिविल में क्या ही भी वेपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिविल वाले जो है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए यूज़ करते हैं, और डिफेंस में जो है वेपन यूज़ करते हुए किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, और ये लास्ट न्यूज़ है हमारे आज का वीकली करंट अफेयर्स का। ये आपको मिलेगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से आती है। इन्होंने एक मीटिंग हेल्ड की थी। इस मीटिंग का नाम है निवसक सवीर, जो कि एक तरह का जॉइंट यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव है सेबी के साथ। इन्होंने ज्वाइन करके जो भी इन्वेस्टर अनक्लेम डिविडेंड है उसको जो है क्लियर करने का काम करेंगे, ठीक है। तो जो भी अनक्लेम डिविडेंड है उसको जो है क्लियर किया जाएगा। ये
निवेशक सीवर के अंतर्गत। और अगर बात करें कि जो अनक्लेम जो डिपॉजिट है वो पहले टारगेट करेंगे वो सिटीज़ को जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो सिटीज़ है जो कि अनक्लेम डिविडेंड केसेस हैं उसको पहले टारगेट किया जाएगा। और अगर अनक्लेम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो ये वो होते हैं जो 10 साल तक उसको क्लेम नहीं किया जाता। और अनक्लेम कुछ जो पैसे रहते हैं, जो पैसे जो अकाउंट में पड़े रहते हैं वो भी 10 साल का ही रहता है। लेकिन जो ये डिविडेंड केसेस रहते हैं अनक्लेम, इसको अभी के टाइम पे जो है 7 से लेके 6 साल तक जो भी रहने वाला है इनको टारगेट किया जाएगा। और अभी इसको पायलट बेसिस पे जो है अहमदाबाद गुजरात और फिर मुंबई महाराष्ट्र में चलाया जाएगा, ठीक है। बाद में इसको फुली चलाया जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको बोलने भूल गया कि इसको जो चेयर करने वाला है, ये जो मीटिंग को जो है चेयर करने वाले हैं वो आपको मिलेंगे अनीता शाह जो है मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको नाम याद रखना है इस पर्सन का। ये हमारा लास्ट न्यूज़ था नेशनल अफेयर्स का। इसके साथ ही हमने बैंकिंग अवेयरनेस, आपको ऑलरेडी पूरा का पूरा वीडियो मिल गया वीकली का, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। देखना हो तो आप उसको भी देख सकते हो। उसको भी हमने थोड़ा फास्ट मूवमेंट में पढ़ा है बट थोड़ा अच्छे से उसमें सब कुछ समझा दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही कंटेंट देखते रहना सरकारी चैनल। और अभी वीडियो को शेयर कर दो, अभी छोटा हूँ चैनल, थोड़ा सपोर्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। इस वीडियो को शेयर कर दो अच्छा लगा तो। और अगर बात करें पीडीएफ की तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ये पीडीएफ तो पेड ग्रुप में है, लेकिन जो बैंकिंग अवेयरनेस का जो कंटेंट है वो आपको फ्री में मिल जाएगा बैंकिंग साथी टेलीग्राम ग्रुप में। और वो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी ले इधर रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।